हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम प्रेप किट में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जंबल्ड सेंटेंसेस। ओके, तो 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं इसके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उनमें पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आपकी कैट में जो है उसमें भी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इसकी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 के दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को आपको सबसे पहले कनेक्ट करना है, मतलब फॉर्म अ पेयर। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शंस जो है ना उन सबको ना स्किम करेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे कि क्या क्या जो है सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले सिर्फ एक नज़र मारेंगे और उसमें हमें एक कंक्लूजन ये मिल जाना चाहिए कि किन्हीं दो सेंटेंसेस का हम पेयर फॉर्म कर सकें। ठीक है, तो स्टेप 1 जो है वो मोस्टली यही रहेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, और एक और छोटी सी चीज़, ऑप्शंस को बहुत अच्छे से देखना है। बहुत क्लियरली विजिबल होगा हमें कि या तो हमारे पैसेज जो है वो ऑप्शन डी से स्टार्ट हो रहा होगा या ए से स्टार्ट हो रहा होगा, क्योंकि देखो सारे ऑप्शंस जो हैं या तो डी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, और पेयर ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या आपको ऑप्शंस में ये आपको पेयर नज़र आ जाएगा, डी भी है जैसे पेयर, तो डी के बिल्कुल बाद बी आ रहा है। ठीक है, तो अगर डी और बी जो है वो मेरा पेयर बन रहा है सेंटेंसेस को मैच कर लेने पे, ठीक है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि अगर डी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स करेंगे ना लास्ट में तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको इस टॉपिक पे मिलेगी। यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जैसे ही, शी, इट, हिम, हर, दे, योर, यू, ये सारे। ठीक है, तो यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस जो है, ये सारे स्टेप्स जो है ना ये एक तरह से हिंट है कि कौन से हिंट को आपको कैच करना है, जिसके थ्रू आपको एक लीड मिल पाएगी। ठीक है, आंसर के क्लोज पहुंचने की। तो प्रोनाउंस जो है ये एक लीड कैसे देंगे हमें। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस ले लेते हैं, पीयूष लव्स टू प्ले सॉकर, ही हैज़ बीन प्लेइंग इट सिंस ही वॉज 12। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस हो गए। तो ऑब्वियसली सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है, ही हैज़ बीन प्लेइंग इट सिंस ही वॉज 12, तो ही जैसे आ गया है उसमें, तो ही ऑब्वियसली पीयूष को रेफर कर रहा है जो कि सेंटेंस 1 में यूज हुआ था। तो ये जो पार्ट है ये सेंटेंस 2 में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। बस प्रोनाउंस जो है वो एक हिंट ड्रॉप करेंगे हमें कि ये जो है स्टार्टिंग नहीं है सेंटेंस की। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेंटेंस जो कंटिन्यू हो रहा होगा, एक पर्सन का नेम लिखा होगा, ठीक है, या कोई सिचुएशन लिखी होगी और नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें ही, शी, इट, दे, वर, इस टाइप के प्रोनाउंस जो हैं वो यूज करके उस सिचुएशन को फर्दर एक्सप्लेन किया होगा। यूज ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं आर्टिकल्स की, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है द। इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो होते हैं, वो होता है अ और एन। ठीक है, letter A and the word an. When the author uses a/an, he wants to make a general statement. ठीक है, तो जनरल स्टेटमेंट जो है वो स्टार्टिंग में यूज करी जाएगी, ठीक है, एक सेंटेंस के, और द जो है वो उसके बाद यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जयंत वॉज वॉकिंग हिज डॉग इन अ पार्क, द पार्क वॉज फ्लडेड विद वाटर। ठीक है, तो द पार्क आ गया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसमें द यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमें हिंट मिल गया है कि आर्टिकल्स जो है उनको कैसे हमें अपने आंसर की फॉर्मेशन में यूज करना है। यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, लिखे हुए हैं दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है,
तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है ये भी जैसे मैंने पहले वाले आपको 2 स्लाइड्स में दिखाया है उसी तरह से आपको इनको यूज करना है, ठीक है। तो ये भी ना एक तरह से हमें किसी कंक्लूजन के टुवर्ड्स ड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इनसे आपको जो है हिंट ले लेना है, सिंगुलर और प्लूरल उनके लिए दोनों दोनों उनके लिए जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। Whenever a sentence contains a demonstrative pronoun without mentioning the noun or the noun phrase, it means that the previous sentence must be mentioning that noun. ठीक है। अगर जो पिछले वाला सेंटेंस जो यूज किया हुआ है, ठीक है, ये पेयर फॉर्मिंग वाला जो स्टेप बताया था उसी का ही एक पार्ट है। तो जो सेकंड हाफ होगा ना उसका पेयर का, वो यूजुअली इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देवेश इज एन अमेजिंग कंप्यूटर प्रोग्रामर, दिस इज हिज हाउस, ठीक है। तो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है वो हमें हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड करने में कि सेकंड सेंटेंस जो है वो कौन सा यूज किया जा रहा है। ऑलराइट। एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स जो होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स को कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, ठीक है। तो स्टार्ट फर्स्ट सेंटेंस जैसे मैं 2 ही सेंटेंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फर्स्ट सेंटेंस में अगर यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस जो होगा ना वहाँ पे शॉर्ट में करके लिख देंगे WTO, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोट करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह gave a statement that the Indian economy is falling down, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा उसमें जो है पूरा डॉक्टर मनमोहन सिंह ना लिख के डॉक्टर सिंह लिख देंगे। जैसे कार्ल मार्क्स है जिसकी मार्क्सिज्म जो है वो थ्योरी है, ठीक है। तो उसमें मार्क्स जो है फिर वो सेकंड पार्ट, ये सेकंड सेंटेंस में मार्क्स यूज हो रहा होगा पूरा कार्ल मार्क्स की जगह, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा हिंट है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में हर एक पैसेज में आपको मिल जाएगा, बट अगर मिल जाता है तो इस हिंट का हम फायदा उठा सकते हैं। ओके, फाइंडिंग हिंट्स फॉर अ कॉज एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। लुक फॉर वर्ड्स और फ्रेजेस एक्सप्लिसिटली इंडिकेटिंग दैट वन थिंग causes another और logically determines another, ठीक है। तो पहले जो है हमें एक कॉज बताई जाएगी, एक एक हमें नैरेटिव दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसके रीजंस बताए जाएंगे या उसका इफेक्ट जो हो रहा है वो बताया जाएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आजकल कार्स जो हैं उनका अमाउंट जो है रोड पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, नंबर ऑफ कार्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। ऑलराइट। तो नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज हो जाने की वजह से ये बताया जाएगा कि पॉल्यूशन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कॉज जो है वो ये है कि नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज हो रही हैं, और इफेक्ट जो है दैट इज कि उस वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ना कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, गिवन, दस, हेंस, ये सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्स on the roads have increased, therefore the pollution levels are rising, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस जो है वो therefore से स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी आपको एक पेयर फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। लुक आउट फॉर सपोर्ट सेंटेंसेस। Look for the words or phrases supporting a given sentence. These words containing sentences will not be the opening sentence. These sentences will follow immediately the sentence supported, ठीक है। तो पहले आपको एक जैसे कॉज एंड इफेक्ट वाला ही पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले आपको एक कॉज दी जाएगी, ठीक है, कि द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद बता देंगे फर्दर मोर द बर्निंग ऑफ क्रॉप्स हैज ऑल्सो हैज ऑल्सो बिन टेकिंग प्लेस इन द नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। Therefore the levels of pollution are rising. इस तरह से जो है सेंटेंस को कनेक्ट किया जाएगा। तो ए, बी एंड सी, ये आपको 3 सेंटेंसेस का सीक्वेंस मिल गया है इस तरह से, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से
कौन सा सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस के साथ पेयर फॉर्म कर रहा है, ये कि प्रीफिक्स जो है वो कौन सा सेंटेंस सेंटेंस होगा, सफिक्स में कौन सा सेंटेंस आएगा, ठीक है। और उस सफिक्स के बाद ऐसा हो सकता है कि दो सेंटेंस जो है वो कॉज के हो और दो सेंटेंस उसके इफेक्ट के हो, ठीक है, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल के थ्रू अभी अभी समझा। ओके, look for a contrast. Look for function words or phrases, conjunctions, sentence adverbs, etc. that explicitly indicate a contrast between one idea and another. ठीक है, तो ये सारे हिंट्स जो है एक ही पैसेज में नहीं मिलेंगे, ये अलग अलग कैटेगरीज ऑफ पैसेजेस हैं, ठीक है। उनके लिए आपको ये सारे जो हैं हिंट्स हैं, क्लूज हैं, इन सबको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट, एल्बाइट, वर्ड्स बता देता हूँ पहले कौन कौन से होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग। एल्बाइट, नेवरदलेस, ऑल्दो, नॉनदलेस, बट, नॉटविथस्टैंडिंग, ठीक है, डिस्पाइट, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऐसे, ठीक है। तो जब जब जो दो कंट्रीज का जैसे कंपैरिजन करा जा रहा है, ये एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है, ठीक है, तब तब जो है हमें ये इन वाले वर्ड्स का यूज मिलेगा। और सेकंड सेंटेंस जो होगा, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली सेंटेंस नंबर बी, बट एक स्टेटमेंट को सफिक्स करते हुए, ठीक है, एक स्टेटमेंट के बाद जो है वो स्टेटमेंट इस वर्ड से स्टार्ट हो रही होगी जो मैंने अंडरलाइन करे हुए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया एंड अमेरिका आर वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, although America has a GDP far greater than India, India is nonetheless developing at a fast rate, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा जो आपको दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस दिखाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गेटिंग बैक टू स्टेप वन, लुक फॉर अ पेयर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक पेयर को आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, ठीक है, बाय यूजिंग थ्री हैंड्स दैट वी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। द कॉज एंड इफेक्ट जो है वो आपको एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि स्टार्टिंग में आपको दो कॉज बता दी, उसके बाद उन कॉजेज का इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर सपोर्टिंग वर्ड्स के भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिए कि क्या क्या सपोर्टिंग वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट भी मैंने आपको बता दिया, नॉनदलेस, देयर, वो इस टाइप के जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, तो एक एक और आपके लिए हिंट है। हिंट क्या, इन जनरल ही आप एमसीक्यूज के लिए ये इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसको एलिमिनेशन मेथड भी कई लोग दे देते हैं, ठीक है, बट कुछ नहीं है, सिर्फ एक लॉजिक लगाने की आपको ट्राई करनी होती है, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है क्लूज देखने की सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू। एक सेकंड के लिए मैं ये सेंटेंसेस जो है इनका नहीं देखता, क्लूज की तरफ जाता हूँ, इन ऑप्शंस में क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या चीज़ दिख जाएगी, ए, 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 तीनों जो हैं ये ऑप्शंस ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और लास्ट वाला जो है वो डी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और डी ऑप्शन जो है मैं उसका सीधा पढ़ने के लिए जाऊंगा यहाँ पर, सो, तो ये सो से स्टार्ट हो रहा है, सो जो है वो एक कंक्लूसिव टर्म है, ठीक है, एक कंक्लूसिव वर्ड है सो, ठीक है। तो मेरे को बिल्कुल 100% पता चल गया कि भाई सो से तो नहीं, ये नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैं कट कर दूंगा, एलिमिनेटेड। बाकी के तीन ऑप्शंस में से और हिंट्स ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ, क्या मेरे को हिंट मिल सकता है। ए से स्टार्ट हो रहे हैं तीनों, और चलो ये दोनों ले लिए पहले, ठीक है, दोनों डी से एंड हो रहे हैं। तो देखो अगर बी बी और सी जो है इनका हमें पेयर मिल पाता है क्या, ठीक है। गुड राइटर्स यूज मोर वर्ब्स, हाउएवर इट इज वेरी हार्ड टू राइट विदाउट वर्ब्स। ये दोनों सेंटेंसेस एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है।
ए के बाद सी पे जाते हैं. Good writers use more verbs. The reason is that if unnecessary words are reduced, the verb percentage goes up as a mathematical necessity. ठीक है. और उसके बाद मेरे को यूं लग रहा है कि ए के बाद सी देन डी देखते हैं. सो यूज वर्ब्स इज नॉट रियली गुड एडवाइस राइटर्स. तो डी जो है ना ये कंक्लूसिव सेंटेंस है, तो डी पे ही एंड होगा, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है. और ए के बाद बी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है. ठीक है. गुड राइटर्स यूज वर्ब्स, हाउएवर इट इज हार्ड टू राइट विदाउट वर्ब्स. ये दोनों सेंटेंसेस एक सीक्वेंस में नहीं है. ए के बाद सी आता नजर आ रहा है. ठीक है. The reason is that if unnecessary words are reduced, the verb percentage goes up as a mathematical necessity. Okay. C के बाद B आ सकता है. However, it is hard to write without verbs. हाँ जी बिल्कुल आ सकता है. So use verbs is not really good advice. Writers have to use verbs and trying to add extra ones would not turn out well. ठीक है. Amazing. तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है और कंक्लूजन भी कुछ मिलती सी दिख रही है. ए सी उसके बाद बी और डी जो है वो कंक्लूजन है. तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट हो गया. करेक्ट ऑप्शन इज बी. जो स्मार्ट बच्चे होंगे ना उन्होंने पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करी होगी इसको. नहीं करी है तो नेक्स्ट वाले को कर लेना. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको अभी अपने साथ प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको एक लीड मिले, एक अंडरस्टैंडिंग मिले, एक अप्रोच मिले कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है इनको सॉल्व करना है. उसके बाद एक होमवर्क एक्सरसाइज जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अटैच करूंगा. लगभग 50 क्वेश्चंस होंगे उसमें. प्रैक्टिस कीजिएगा. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना जंबल्ड सेंटेंसेस की उतनी ज़्यादा इम्प्रूव. सेकंड क्वेश्चन जो है इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर लेना. ठीक है. खुद ट्राई करके देखना एक बार. सबसे पहले मैं ऑप्शंस के थ्रू कोई हिंट गैदर करने की ट्राई करता हूँ. ठीक है. सबसे पहले तो ए से या बी से ही सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होगा. ठीक है. ये फर्स्ट हिंट हो गया. ठीक है. देन और क्या हिंट मिल सकता है हमें. ऑप्शन से तो आई डोंट थिंक कि बहुत कोई अच्छा हमें हिंट मिलेगा. कंक्लूजन सी या डी. ठीक है. तो सी या डी जो है ये हमारा लास्ट सेंटेंस होने वाला है. ये भी समझ आ गया. अब सेंटेंसेस जो है इनको एक बार गो थ्रू करता हूँ. ठीक है. आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए. बी से स्टार्ट कर लेते हैं. The French Revolution invented modern revolution, the idea that humans can transform the world according to a plan and so has a central place in the study of the social sciences. Okay. अब बी से किया है तो बी वाले दोनों ऑप्शंस को फॉलो कर लेते हैं. बी के बाद ए पे चलें. The French Revolution created a vision for a new moral universe that sovereignty resides in nations, that a constitution and the rule of law govern politics, that people are equal and enjoy inalienable rights, and that church and state should be separate. ठीक है. तो बी के बाद ए जो है काफी ज्यादा लॉजिकल लग रहा है. कैसे लग रहा है. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में यहाँ पर एक तरह से इंट्रोडक्शन दी जा रही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसने मॉडर्न रेवोल्यूशन को जो है इन्वेंट किया है. ठीक है. The idea that humans can transform the world according to a plan and so has a central place in the study of social sciences. ठीक है. पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा इन्होंने बात करा हुआ है और उसके बाद जो है उसी की डिटेल को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किस तरह से मॉडर्न रेवोल्यूशन को ग्रो करने में हेल्प करी. कि इट हेल्प टू क्रिएट अ मार्जिन. ठीक है. बिटवीन द स्टेट एंड द चर्च. ठीक है. पहले के डेज में रिलीजन जो है वो लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा गवर्न करता था. बट फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद से दैट थिंग चेंज्ड एंड चर्च जो है वो स्टेट से सेपरेटली ट्रीट करे जाने लगा. ठीक है.
Then let's go towards C. It ushered in modernity by destroying the foundations of the old regime, absolutist politics, legal inequality, a feudal economy characterized by guilds, manorialism, and even serfdom, and an alliance of church and state. ठीक है, तो ये ओल्ड regime जो है इसके बारे में बता रखा है कि ओल्ड regime जो थी उसमें क्या होता था. That vision is enshrined in the Declaration of the Rights of Man and Citizen of 1789, whose proclamation of natural, imprescriptible, and inalienable rights served as the model for 1948 United Nations Universal Declaration of Human Rights. Okay, तो आई होप कि एक रफ आइडिया जो है आपको लग गया होगा कि किस बारे में ये जो है बात करी जा रही है. छोटी सी समरी देने की ट्राई करता हूँ. सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस जो है वो बी है. ठीक है, तो जो कि एक हमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस होगा ए, जो हमें थोड़ा सा डीप डाइव करने में हेल्प कर रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसकी क्या विजन थी. ठीक है, उसने कैसे एक न्यू मॉरल यूनिवर्स क्रिएट करने में हेल्प करी. ओके, ठीक है. उसके बाद ये विजन जो है ना, ये विजन की तरफ एक बार देखिए. ये विजन वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर डी सेंटेंस में आके. दैट विजन, ठीक है, इज एनश्राइंड इन द डिक्लेरेशन. तो बी ए डी से ही मेरे को पता चल जाएगा कि ये वाला मेरा ऑप्शन है, और सी जो है वो मेरी कंक्लूजन हो जाएगी. पढ़ने की भी नहीं ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे तो, क्योंकि बी और ए जो है वो एक सीक्वेंस में आ ही यहाँ पर रहे हैं. और डी जो है उससे हमारा आंसर बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि डी बी ए डी सी जो है ये हमारा सीक्वेंस होगा. ओके, थोड़ा सा ट्रिकी था, ध्यान से पढ़ते तो हो जाता सॉल्व. ओके, 3 2 1 पॉज कर लेंगे. ठीक है, तो मैं हेल्प करता हूँ थोड़ी सी सॉल्व करने में अगर आपका आंसर नहीं आ पा रहा है तो. ऑप्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी तो नहीं लग रही है. ठीक है, ऑप्शंस जो हैं उनसे मेरे को ये हिंट मिल पा रहा है कि स्टार्ट जो है वो हो रहा है ए से या सी से. ओके, तो पहले ए पढ़ लेता हूँ. ड्यूरिंग द 24 आवर डार्कनेस ऑफ द austral autumn and winter, the South Pole Telescope operates non-stop under impeccable conditions of astronomy. काफ़ी ज़्यादा वेग लग रहा है. ए जो है मेरी नज़रों में अभी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं होगा. अदरवाइज किस पे जा सकते हैं, ए और सी ही हैं. सी पर चलते हैं. द साउथ पोल हैज़ द हार्शेस्ट environment on earth but also the most benign, says William Holzapfel. Okay, very tricky name. University of California at Berkeley, astrophysicist, the on-site lead researcher at the South Pole Telescope. ठीक है. ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ये इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकती है. ठीक है, फिर सी वाले ऑप्शन पे वापस जाके देखते हैं. बी और सी जो है उसके बाद डी आ रहा है दोनों ही ऑप्शंस में. ठीक है, डी. From an astronomer's perspective, not until the sun goes down and stays down March through September does the South Pole get benign. तो सी और डी ऑप्शन से ही ना मेरी एक अपनी कंक्लूजन ये निकली है. एस्ट्रोनॉमर जो होता है वो क्या करता है. ठीक है, एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो स्टार्स को स्टडी करते हैं. ठीक है, और साउथ पोल जो है वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो सबसे ज़्यादा हार्श है. तो वो जगह बिनाइन तो नहीं होनी चाहिए. बिनाइन मतलब कि काम एंड ब्यूटीफुल चीज़ को बिनाइन कहते हैं. ठीक है, बट डी ऑप्शन जो डी सेंटेंस जो है ये हमें यूं बता रहा है कि एक एस्ट्रोनॉमर जो है वो सन जब बिल्कुल वहाँ पर 6 मंथ्स जो है वो डे रहता है और 6 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली नाइट रहती है. तो जब सन डाउन चला जाता है बिल्कुल,
मार्च से लेकर सितंबर तक, वो वाला पार्ट सबसे ज्यादा बिनाइन कैसे हो सकता है जब बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमर का पर्सपेक्टिव ये है कि अंधेरा जो है उसी टाइम पर तो वो स्टार्स को देखकर उन्हें स्टडी कर पाएगा। ठीक है, ये अब तक की कंक्लूजन है। ठीक है, ओके, सी और डी, तो दो ऑप्शन से शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं हमारे। ये दोनों तो गलत है, तो या तो ये होगा बी ऑप्शन या सी ऑप्शन होगा। हम्म, सी डी के बाद किस पर चलें? ड्यूरिंग द 24 hour darkness of the austral autumn winter, the South Pole telescopes operates under impeccable conditions for astronomy। ठीक है, तो जब जब ऑटम और विंटर का जो सीजन होता है, इसमें जो टेलीस्कोप है ये बहुत ही इम्पेकेबल कंडीशंस होते हैं, मतलब बहुत ही अमेजिंग कंडीशंस होते हैं एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से। ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज थिन, द पोल इज मोर देन 93 फीट 9300 feet above sea level, 9000 of which are ice, stable due to the absence of heating and cooling effects of a rising and setting sun। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि अगर 6 मंथ्स तक कॉन्टिन्यूसली नाइट है, ठीक है, तो सन की रेज वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर जो है वो हीट भी नहीं होगा वहाँ पर, ना कूल होगा, तो एक स्टेबल टेम्परेचर जो है वो बना रहेगा। ठीक है, सी डी ए बी, ये सीक्वेंस मेरे को लग रहा है सी डी ए बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल पैराग्राफ था। ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी थोड़ी सी नॉलेज को अप्लाई करेंगे। एस्ट्रोनॉमर जो है उसको नाइट जो है क्यों अच्छी लगती है, बस ये छोटा सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है आपका। नेक्स्ट सेंटेंस, पॉज कर लीजिए वीडियो, खुद ट्राई करके देखिए। ओके, अब जिनका नहीं हो पाया उनके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ, और जिनका हो गया है उनको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देता हूँ कि सबसे फास्ट तरीका इसको करने का क्या रहेगा। ऑप्शंस देख लूंगा मैं सबसे पहले। ए, बी और सी, तीन ऑप्शंस है जिनसे स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ए से देख लो सबसे पहले तो, एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो एज जो है मेरे को यूं लगेगा कि भाई स्टार्टिंग में एज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ए जो है मेरा बिल्कुल भी करेक्ट, अभी अभी के लिए नहीं हो सकता है, क्या पता कुछ एक्सेप्शन हो, बट अभी के लिए तो मैं ए की तरफ नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल। बी, नॉर्वेल, चाइनीज, रशियन और इंडियन कल्चर, यहाँ पर बिल्कुल पता चल गया कि भाई नॉर से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। ये देख लेते हैं सी, once a standard exists it tends to perpetuate itself just like the dollar, for all its ups and downs will soon yield to the euro or the रेनमिनबी। ठीक है, रेनमिनबी भी की कोई करेंसी होगी क्योंकि यूरो के साथ लिखी हुई है। ठीक है, नॉर्वेल, चाइनीज। ठीक है, तो अभी हम ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। Nor will Chinese, Russian, or Indian culture soon shoulder aside the American version, high or low, whose draw is embodied by Harvard and Hollywood. Okay, as operating systems, ठीक है, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बनता हमें नज़र आ रहा है, ये चीज़ इससे लिंक्ड और ये चीज़ इससे लिंक्ड। एज ऑपरेटिंग सिस्टम लैटिन एंड फ्रेंच outlived the strategic preeminence of Rome and France. बाय सच मेजर नो अदर राइवल नॉट इवन चाइना। हाँ, डी जो है ये एक कंक्लूजन की तरह है, क्योंकि चाइना जो है उसका वो अपनी करेंसी को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करती है। ठीक है, और वो डॉलर्स जो है उनको मिनिमम कंजम्पशन पर रखती है और अपनी करेंसी को मैक्सिमम यूज़ करने की ट्राई करती है। बाय सच मेजर no other rival, not even China, comes close to America, whatever the country's many familiar failings and riches of the rising rest। काफी इंटरेस्टिंग था ऑप्शन। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, और जो वीडियो जो पॉज करके ट्राई करना चाहे बिल्कुल कर लेना।
मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए। ऑप्शंस डी, बी या सी से स्टार्ट हो रहे हैं। डी से तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, सीक्वेंस में ही चल रहा हूँ अभी, ठीक है। डी से देख लेता हूँ सबसे पहले। फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली अपीयर्ड इन द मिडल ऑफ डायनासोर एरा, नो, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता। बी क्या है? देयर हैव बीन land plants for 465 million years, yet there were no flowers for over two-thirds of that time. Hmm. अभी के लिए छोड़ देते हैं, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा किससे स्टार्ट हो रहा है। ओके, द इक्वली फेमिलियर ग्रासेस अपीयर्ड इवन मोर रिसेंटली। Hmm. The oldest grasses are just 70 million years old, although grass may have evolved a bit earlier than that. ठीक है, बी जो है मोस्ट प्रॉब्ली बी से स्टार्ट हो रहा है। देयर हैव बीन लैंड प्लांट्स फॉर 465 मिलियन ईयर्स, येट देयर वर नो फ्लावर्स फॉर ओवर टू थर्ड्स ऑफ दैट टाइम। हम्म, ओके, तो बी जो है इससे स्टार्ट होने वाले, हमारे पास दो ऑप्शन है बी के बाद सी पे चल के देखते हैं। द इक्वली फेमिलियर ग्रासेस अपीयर्ड इवन मोर रिसेंटली। बी के बाद सी नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी फ्लावर्स के बारे में पहले बात हो रही है। बी के बाद डी आ सकता है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली अपीयर्ड इन द मिडल, हाँ, तो देखो यहाँ पे फ्लावर्स थे, यहाँ पे फिर से फ्लावरिंग प्लांट्स पे आ गए। तो बी डी का सीक्वेंस यही दिख रहा है। 100% कंफर्म करने के लिए एक बार ये सीक्वेंस कंप्लीट कर लेते हैं। देयर हैव बीन land plants for 465 million years, yet there were no flowers for over two-thirds of that time. Okay. Flowering plants only appeared in the middle of the dinosaur era. ठीक है, flowers का flower से link. फिर the equally familiar grasses appeared even more recently. The oldest fossil grasses का grasses से फिर से link, are just 70 million years old, although grass may have evolved a bit earlier than that. बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, पूरी स्टोरी थी, सिर्फ आपको डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करनी थी। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आज के लिए इतने ही। आई होप कि आपको एक अप्रोच मिल गई होगी कि ऑप्शंस के थ्रू जो है सेंटेंस, जम्बल्ड सेंटेंसेस को कर अप्रोच करने का सबसे बेस्ट और फास्ट तरीका क्या है, हिंट्स को ग्रैब किस तरह से किया जाए। ये वाली पीपीटी जो है ये मैं आपके लिए अटैच कर दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ ही और एक 50 क्वेश्चंस की फाइल जो है वो मैं आपके लिए अटैच करूंगा जो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आपके पास 2 दिन का टाइम होगा उसको कंप्लीट कर लेने का। 2 दिन बाद हमने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है आंसर की को अपलोड करेंगे, ताकि आप जो है अपने आंसर्स को चेक कर सकें, ठीक है। तो वीडियो आज की हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स अलॉट हमारे साथ बने रहने के लिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज होती हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, हम वी रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय बाय।